हाय सेकेंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, राइट। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है? पहली बात तो एम्बोलिज्म क्या है, राइट। एम्बोलिज्म, व्हाट इज़ द एम्बोलिज्म? यदि किसी ब्लड वेसल के अंदर ब्लड क्लॉट जम जाए, ब्लड का थक्का बन जाए और ये बॉलस जो है वो मूवमेंट करे, या तो आगे जाए या पीछे जाए, ये मूवमेंट करे, ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम एम्बोलिज्म। लेकिन यदि ये ब्लड का थक्का इसी तरह से मूवमेंट करता हुआ यदि लंग्स में चला जाए, ठीक है, तो उस लंग्स के अंदर यदि किसी आर्टरी को ब्लॉक कर देगा तो उसको हम कहेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब देखते हैं डिटेल में, राइट। ये तो शॉर्ट में बता दिया मैंने, अब देखेंगे डिटेल में कि सपोज करो ये लंग है, राइट, और लंग्स के अंदर एक आर्टरी है जो कि ब्लड सप्लाई कर रही है। लंग्स के अंदर क्या है? एक आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई कर रही है। और ये आर्टरी जो है वो कौन सी आर्टरी है? पल्मोनरी आर्टरी, राइट, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से आती है? हार्ट से आती है। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से आती है? हार्ट से आती है, इस तरह से, ओके, यहाँ से, राइट, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी आ रही है प्यूरिफिकेशन के लिए, ओके। अब हम क्या देखते हैं, डायग्राम तो आप अच्छे से समझ गए हो, राइट, लेकिन एक बार हम इसको और थोड़ा समझ लेंगे, लेकिन अच्छा सा डायग्राम बना देते हैं। ये हो गया लंग, ये हो गया, और इसके अंदर ये आर्टरी आ रही है, कहाँ से आ रही है? वेंट्रिकल से आ रही है, राइट, वेंट्रिकल से, ओके, राइट, वेंट्रिकल से आ रही है, क्लियर। अब देखिएगा, यहाँ से जो ब्लड है ये ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर जाके यहाँ पे होगा, आधा घंटा रुक जाओ, हाँ आधा घंटा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से जो ब्लड है ये जा रहा है यहाँ पे, और ये ब्लड जा रहा है यहाँ पे, क्यों जा रहा है? प्यूरिफिकेशन के लिए, या कह सकते हैं अपन ऑक्सीजनेशन के लिए, राइट। ऑक्सीजनेशन के लिए तो जा रहा है, लेकिन ये ब्लड सप्लाई भी तो कर रहा है, ठीक है, लंग्स को ब्लड सप्लाई भी कर रहा है। अब क्या होता है कि इस एक्चुअल में यहाँ से जो सुपीरियर वीना केवा है, और इसके पीछे से हम बात करें नीचे से इन्फीरियर वीना केवा, राइट। तो सुपीरियर वीना केवा की ये ब्रांचेस कहाँ जाती है? दोनों आर्म्स में जाएंगी, और नीचे इसी तरह से इन्फीरियर वीना केवा की ब्रांचेस जो हैं वो दोनों लेग्स में जाएंगी, राइट। इस तरह से इन्फीरियर वीना केवा की ब्रांचेस दोनों लेग में गई, ये दोनों आर्म्स में गई। अब दोनों आर्म्स का ब्लड यहाँ से आ रहा है, और नीचे से दोनों लेग का ब्लड यहाँ से आ रहा है, ठीक है। मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी बॉडी से ब्लड कहाँ आ रहा है? ब्लड यहाँ पे आ रहा है, और यही ब्लड कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, और यहाँ से होता हुआ ये प्यूरिफिकेशन के लिए और हार्ट को सप्लाई के लिए भी जाता है, राइट। अब हम क्या देखते हैं सर कि यहाँ पे ये जो बॉडी का जो ब्लड है, यहाँ पे किसी भी जगह पे ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन हो जाना, राइट, कहीं पे भी यदि ब्लड का क्या हो जाएगा? क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा, थक्का बन जाएगा, ठीक है। यदि, और ये थक्का क्यों बनता है? ब्लड के मोटे होने से, या कोएगुलेटिव डिसऑर्डर होने से, या कोएगुलेटिव डिसऑर्डर्स वगैरह होने से ये थक्का जम जाता है। ये बातें हम बाद में करेंगे कि क्यों जम जाता है, लेकिन अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन ट्यूब्स से थक्का आया, और ये थक्का कहाँ जाएगा? फिर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता ये थक्का कहाँ जाएगा? हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर ये नीचे वेंट्रिकल्स में जाएगा, और इस ट्यूब के द्वारा होते हुए ये थक्का कहीं ना कहीं किसी आर्टरी के अंदर जाके क्या हो जाएगा? ब्लॉकेज करेगा। और ये थक्का यदि ब्लॉकेज करता है तो यहाँ पे दो फंक्शन रुक जाते हैं। पहला फंक्शन तो ये कि ब्लड का आना रुक जाता है, तो क्या नहीं हो पाएगा? O2 एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, राइट। O2 एक्सचेंज क्या होगा? नहीं हो पाएगा। और दूसरा फंक्शन क्या होता है कि लंग्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, ब्लड सप्लाई टू द लंग्स ये नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो मीन्स ब्लड के लंग्स के जो टिश्यू हैं वो भी बिना ब्लड के क्या हो जाएंगे? नेक्रोज्ड हो जाएंगे, साइनोज्ड हो जाएंगे। और क्योंकि ब्लड नहीं आ रहा है प्यूरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई भी बॉडी के लिए क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट। अब ये जो थक्के हैं यहाँ पे, ये थक्के तो दो हैंड से आ रहे हैं, बॉडी के अदर पार्ट से भी थक्के जो हैं, एम्बोलिज्म जो हैं वो आ सकते हैं, बॉडी के किसी और पार्ट से भी है, जहाँ जहाँ से भी सप्लाई हो रही है, जहाँ जहाँ से भी एम्बोलिज्म है, लास्ट एंडिंग तो मंजिल तो इसकी यहीं पे है, राइट एट्रियम, राइट।
लेकिन सबसे ज़्यादा थक के जो आते हैं, मोस्ट ऑफ कॉजेज जो रहता है वो रहता है लेग के अंदर। मोस्ट ऑफ कॉजेज का रहता है लेग के अंदर, लेग, ठीक है। पैर में से अधिकतर जो थक के आते हैं वो पैर में से आते हैं, क्योंकि पैर के अंदर जो ब्लड है वो बिल्कुल ग्रेविटी के अगेंस्ट चढ़ के ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लड कभी कभी मोटा हो जाता है या थक्का बन जाता है, तो वो फिर वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन इकट्ठा होता रहता है, और जब वो ऊपर आएगा तो लंग्स के अंदर आता है। पैर के अंदर जो थक्के बनते हैं, ठीक है, पैर के अंदर वेन्स में जो थक्के बनते हैं उनको हम एम्बोलिज्म तो कहते हैं, थ्रोम्बोसिस तो कहते हैं, लेकिन वो डीप वेन में, पैर के डीप वेन में वो थ्रोम्बोसिस बनते हैं, ठीक है। पैर के जो लेग है, लेग के गहरे जो वेन हैं उनके अंदर थ्रोम्बोसिस बनते हैं, इसीलिए उस डिजीज कंडीशन का नाम रहता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, राइट। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। अब मैं इस डायग्राम को मिटा के आपको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पैर है, राइट, और पैर के अंदर जो वेन्स हैं, वीनस स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इस तरह से वेन्स 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 आपस में मिलकर ये वेन्स क्या है, ऊपर जा रही है, और ये वेन पल्मोनरी इंफीरियर वीना केवा के अंदर जा रही है। अब यहाँ से यदि ओल्ड एज के अंदर और लंबे समय तक बेड पे रहने से, और बहुत सारे कारण ऐसे हैं, तो उन कारणों से वेन यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और यहाँ पे ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन शुरू हो सकता है। क्या हो जाएगा, ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन पैर की जो गहरी वेन है, ये ऊपर की वेन है, ये है गहरी वेन, तो पैर की जो डीप वेन है, डीप वेन में क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस बन जाएगा। डीप वेन के अंदर क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस बन जाएगा। इसलिए डीप वेन थ्रोम्बोसिस ये एक डिजीज कंडीशन है। तो जिन लोगों को डीवीटी की कंडीशन रहती है, और यदि ये लंबे समय तक कंडीशन बनी रहती है, और जब ये थ्रोम्बस ऊपर की तरफ जाते हैं, एम्बोलाई ऊपर की तरफ जाते हैं, और जब ये लंग्स की आर्टरी को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म, राइट। तो ये एम्बोलिज्म जो है वो हैंड से भी आ सकते हैं, बॉडी के अदर पार्ट से भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये लेग से आते हैं। इसीलिए जिन पर्सन्स को डीवीटी है उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से ये तो हो गया पल्मोनरी एम्बोलिज्म का इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कॉजेज क्या क्या हैं। तो पहला कॉजेज डायग्राम में फर्स्ट पैराग्राफ में यही बताया कि डीवीटी, जिन लोगों को डीवीटी की कंप्लेन है उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, राइट। इसके बाद ऐसे पर्सन जो हॉस्पिटल में बेड रिडन है, हॉस्पिटल में लंबे समय तक सुपाइन पोजीशन के अंदर हैं, वॉकिंग वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, तो बैठे बैठे उनके भी पैर के अंदर वेन्स जो है वो वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं, और उन वेन्स के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन शुरू हो सकता है। इसके बाद कुछ मेडिसिन्स, ठीक है, जैसे कि जो कि आपके ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ा देती हैं, ब्लड क्लॉटिंग एजेंट, कुछ मेडिसिन ऐसी रहती हैं, जैसे कि फीमेल जो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती है, ठीक है, बर्थ कंट्रोल पिल्स, तो बर्थ कंट्रोल पिल्स जैसे कि एस्ट्रोजन की टेबलेट्स, तो इस तरह की जो मेडिसिन हैं ये ब्लड को क्लॉट करने के लिए हेल्प करती हैं। इसके बाद है स्मोकिंग, ठीक है, जैसा कि आप नोट्स के अंदर देख रहे हो, ठीक है, क्लास को अटेंड करने से पहले नोट्स की कॉपी आपके पास जरूर होनी चाहिए। तो ये सेकेंड लाइन स्मोकिंग हो गया, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर हो गए, पॉलीसाइथेमिया हो गया, कैंसर हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, रिसेंट सर्जरी होगी, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज और बर्न। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग को स्टिमुलेट करते हैं और डीप वेन थ्रोम्बोसिस के द्वारा ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद डीप विनस थ्रोम्बोसिस रिलेटेड कोई डैमेज, या किसी को छोटा सा डीवीटी है उसको मसाज कर दी तो उसका थ्रोम्बस मूवमेंट करने लगेगा, वो थ्रोम्बस ऊपर की तरफ आएगा ब्लड के साथ, और लंग्स की आर्टरी में ये ब्लॉक कर सकता है और लंग्स को ब्लड सप्लाई रोक देगा, जिसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म ही कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग लेंगे क्लिनिकल फीचर्स, राइट। क्लिनिकल फीचर बहुत ही छोटा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। क्लिनिकल फीचर, चेस्ट के अंदर जब ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, या चेस्ट की जो लंग्स के अंदर जो आर्टरी सप्लाई कर रही है उस आर्टरी के अंदर यदि ब्लॉकेज होगा तो पहला सिम्टम आएगा लंग्स को ब्लड सप्लाई रुक जाना, और लंग्स को यदि ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो सिम्टम आएगा चेस्ट पेन, राइट। फर्स्ट सिम्टम आएगा चेस्ट पेन। इसके बाद सिम्टम आ सकता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। सेकंड सिम्टम क्या आ सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। इसके बाद सिम्टम आ सकता है डीप ब्रीदिंग, ठीक है, डीप ब्रीदिंग का सिम्टम आ सकता है। इसके बाद प्लूराइटिक पेन,
प्लूराइटिक पेन और ब्लड स्पुटम के साथ ब्लड वगैरह ये सिम्टम आ सकते हैं। ओके, तो ये सारे क्या है क्लिनिकल फीचर्स। और यदि ये डिजीज कंडीशन यदि प्रोग्रेस करती है तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि लंग्स के अंदर तो ब्लड नहीं आ रहा है, लेकिन वो ब्लड कहाँ जाएगा, जैसे कि ये लंग्स है राइट, और ये आर्टरी है और ये हार्ट के 4 चैम्बर में से ये ब्लड ला रही है। अब यहाँ से ये क्लॉट यहाँ पे ब्लॉक हो गया, अब ये जो है ये ब्लड ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा और ये ब्लड यहाँ पे धीरे धीरे कंजेशन करेगा, ये ब्लड फिर धीरे धीरे यहाँ कंजेशन करेगा, फिर वेन के अंदर कंजेशन करेगा, जुगुलर वेन के अंदर कंजेशन करेगा, नीचे की तरफ इंफीरियर वीना के अंदर कंजेशन करेगा। तो ये सिम्टम्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट में आना चाहिए वो भी नहीं आएगा और हार्ट के अंदर ब्लड की कमी, लेफ्ट हार्ट के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी और राइट के हार्ट के अंदर ब्लड का कंजेशन हो जाएगा। तो इस तरह से कार्डियक सिम्टम्स भी और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड सिम्टम्स भी इसमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, डायग्नोसिस। ठीक है, तो सिम्टम्स तो मैंने जो जो लिखे वही याद करने हैं आपको। ओके, और बीच में जो स्टोरी सुना रहा हूँ वो आपके समझने के लिए है, आपके नॉलेज के लिए है। इसके बाद है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, हिस्ट्री पूछेंगे कि कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह तो नहीं ले रही है, ठीक है, स्मोकिंग तो नहीं कर रहे हैं, जेनेटिक कोई इशू तो नहीं है, कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, सर्जरी तो नहीं कराई, ब्लड क्लॉट करने वाले एजेंट और कुछ तो नहीं ले रहे हैं। ये सारी हम हिस्ट्री लेंगे, मेडिकल हिस्ट्री। और फिजिकल एग्जामिनेशन में ये देखेंगे कि क्लॉट वगैरह कहाँ पे बना हुआ है, चेस्ट टाइटनेस है कि नहीं, चेस्ट पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्लूराइसी पेन हो रहा है, ब्लड के स्पुटम के साथ ब्लड आ रहा है नहीं आ रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रही नहीं हो रही, ये सब क्लिनिकल फीचर हम फिजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं। ठीक है, इटियोलॉजी मेडिकल हिस्ट्री में हम देखते हैं और क्लिनिकल फीचर फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर देखते हैं। इसके बाद डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में दूसरा पॉइंट जो अपना रहता है वो है चेस्ट एक्सरे। एक्सरे कराएंगे राइट। इसके बाद लंग वेंटिलेशन परफ्यूशन स्कैन करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम, स्पाइरल पल्मोनरी एंजियोग्राफी, डी डाइमर टेस्ट। डी डाइमर टेस्ट स्पेशल ब्लड के क्लॉटिंग नेचर को चेक करने के लिए किया जाता है, डी डाइमर टेस्ट। ठीक है, ब्लड कितना गाढ़ा है, पतला है, मोटा है, ये डिटेल इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड, यूएसजी और एमआरआई। ये सारी चीज़ें हम क्यों देखते हैं कि क्लॉट की आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्लॉट के लोकेशन के लिए, कौन सी आर्टरी के अंदर क्लॉट है, कितना बड़ा है, क्या साइज़ है, ये सारी डिटेल देखने के लिए हम ये जांचें करते हैं। ओके, तो ये सब हो गया पल्मोनरी एम्बोलिज्म का डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म पार्ट 1 है। नेक्स्ट हम देखेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म पार्ट 2, जिसके अंदर मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ओके, तो कंटिन्यू रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। ऑल द बेस्ट।